डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का क्वेश्चन करेक्शन सीरीज में। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन करेक्शन सीरीज का, इसमें कोई एक टॉपिक है नहीं, तो यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम मेंशन किया हुआ है। बेसिकली एग्ज़ाम आपका 4 जुलाई को हुआ है अभी रिसेंटली। तो DEE का एग्ज़ाम है GPSC का, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस के गलत आंसर दिए गए हैं। और जब मैंने आपको टेलीग्राम में पोस्ट किया कि आप लोगों को जिस क्वेश्चन में डाउट है वो क्वेश्चन भेजिए, तो वो जिसके आंसर के गलत दिए हुए हैं आपने वो तो भेजे। मुझे लगता है कि कुछ जो क्वेश्चंस आपको डाउटफुल लग रहे थे, डाउटफुल इन द सेंस कि हो सकता है उसका फंडामेंटल में आपको प्रॉब्लम हो या फिर कुछ और, वो सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों ने भेज दिए। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया है। ये वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा तो आपको सब्र से देखना है। हर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, उसका फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चंस गलत दिए गए हैं, जिनके ऑप्शन गलत दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन ही गलत दिए गए हैं, तो वो डिस्कस करेंगे कि क्यों गलत हैं, क्या प्रॉब्लम रह गई इसमें, अगर आंसर गलत है किसी का तो क्यों गलत है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चूँकि आपको यहाँ पे जो आंसर है वो क्लेम भी करना है, तो अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. अब यहाँ पे जो आपने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन भेजा है, मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में किसी को डाउट होगा कि इसका ये आंसर नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि इसका डेरिवेशन कैसे है, कहाँ से इसका आंसर आ गया। मे बी वैसे तो मुझे लगता है कि थर्मोडायनेमिक के हर बुक में इसका डेरिवेशन दिया गया रहा होगा। अगर नहीं दिया गया है तो एडियाबैटिक का तो एटलीस्ट दिया गया है, बस एडियाबैटिक का दिया गया है। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ लगाना है आपको, इसका भी डेरिवेशन आ जाएगा। तो सिंपल है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं इसका डेरिवेशन करके दिखाऊं, तो मैं भी इसका डेरिवेशन करके दिखाने वाला नहीं हूं। और यहाँ पे जो ऑप्शन भी दिया गया है ना, अगर एक बार भी आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है पहले, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं होता है। तो सिंपली आप यही वाला ऑप्शन चूज करोगे। हाँ, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता, अगर यहाँ पे n माइनस गामा, गामा माइनस 1 इस तरीके से चेंज करता ऑप्शन को, तो हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता। बट जिस तरीके से ऑप्शन दिया गया है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। किस तरीके से आपको ड्राइव करना है मैं ये बता देता हूँ। वर्क को फाइंड आउट करने का एक ही यूनिवर्सल फॉर्मूला है आपके पास, P डेल्टा V। अब आपको P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं फॉर पॉलीट्रॉपिक पासेस। हमको पता है P V के पावर n इक्वल टू C होता है। यहाँ से P इक्वल टू हो जाएगा C V के पावर n। कुछ लोग कहेंगे ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं भाई कि जिसके जो डेरिवेटिव का फंक्शन है वही तो होना चाहिए हमारे पास, नहीं तो कैसे करोगे आप। तो सिंपली अब इस यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर लेना, क्या हो जाएगा dV डिवाइडेड बाई V के पावर n। उम्मीद करता हूँ आपको इंटीग्रेशन आता होगा, और यहीं से एडियाबैटिक वाला भी आता है। जस्ट यहाँ पे n की जगह पे गामा होता है। क्या फॉर्मूला आता है, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। आपका ये फॉर्मूला आ जाता है एडियाबैटिक के वर्क डन का। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक के वर्क डन का डेरिवेशन तो वही है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस गामा के जगह पे n हो जाएगा, और कोई चेंज होने वाला नहीं है। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ आप सभी को पता है, डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W आप लिख सकते हो। सिंपल, ये वाली वैल्यू आपको पता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, CV डेल्टा T होती है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा Q आपको फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे आपने फाइंड आउट कर लिया है। सिंपली क्या करना है, CV की वैल्यू फाइंड आउट करना है। CP माइनस CV इक्वल टू गामा होता है, वहाँ से सॉरी CP माइनस CV इक्वल टू R होता है। CP डिवाइडेड बाई CV इक्वल टू गामा होता है। ये सारी चीज़ें आप जानते हो, बेसिक फार्मूला है। वहाँ से हम CV की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ये डेल्टा 2 को हम T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। अगेन इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अब इसको अरेंज करना है, क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट कर लोगे तो यही वाला आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन था। सेकेंड, इन अ रिवर्सिबल साइकिल द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। सिंपल क्वेश्चन है। एंट्रोपी क्या है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। एंट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। और प्रॉपर्टी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। और किसी भी साइकिल के लिए इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है, स्टेट है, जो वो सेम रहेगा, तो एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। वेरी सिंपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्मल इफिशियंसी ऑफ गैस टर्बाइन साइकिल विथ आइडियल रीजनरेशन हीट एक्सचेंजर। आइडियल रीजनरेशन हीट एक्सचेंजर के लिए आपसे पूछा गया है कि थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको आप ध्यान से देखो। ऑप्शन में आपको लिखा गया है वर्क रेशियो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्क रेशियो क्या होता है।
WR मतलब वर्क रेशियो इक्वल टू होता है कि जितना वर्क आप टरबाइन में प्रोड्यूस कर रहे हो, इसी में से कुछ वर्क आप क्या कर रहे हो, अपने कंप्रेसर को सप्लाई कर रहे हो एयर को कंप्रेस करने के लिए, डिवाइडेड बाई VT। इन ये जो रेशियो होता है इसे हम कहते हैं, मतलब इन शॉर्ट कहते हैं हम, जो नेट वर्क आपको मिल रहा है डिवाइडेड बाई टरबाइन वर्क, इसे हम कहते हैं वर्क रेशियो। अब सिंपल यहाँ से आप इसको डिवाइड कर लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है टरबाइन में वर्क, कंप्रेसर में वर्क कितना कंज्यूम कर रहा है, टरबाइन में वर्क कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये सब फार्मूला लगा के आप प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब आप इसको टेम्परेचर के टर्म में फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 - T1 डिवाइडेड बाई T3, और ये जो RP है ये आपका कंप्रेशन रेशियो है गामा -1 डिवाइडेड बाई गामा, ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ये किसका है, वर्क रेशियो का फॉर्मूला है। यहां से आपसे पूछा है थर्मल इफिशियंसी ऑफ गैस टरबाइन साइकिल विथ आइडियल रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है कि जो आपकी टरबाइन है, यहां से हमने क्या किया, कुछ जो रिजेक्टेड हीट थी, जो रिजेक्ट हो रही टरबाइन के सरफेस से, उसको एक्सट्रैक्ट करके हमने जो हीट थी, जो हीट इनपुट करने से पहले, मतलब कंप्रेसर के बाद वाली जो एयर है वहां पे ऐड कर दिया, ताकि जो हीट इनपुट है वो हमको कम देना पड़ेगा, तो एफिशिएंसी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो जो रीजनरेशन की एफिशिएंसी होती है ये भी आप लोगों ने डराइव करके देखा होगा, ये भी यही होती है T/T3 RP टू द पावर गामा -1 डिवाइडेड बाई गामा। मतलब ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है। हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए आप लोगों ने मुझे इसे भेजा है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ट्रांजिएंट कंडक्शन मीन्स। ट्रांजिएंट कंडक्शन मीन्स मतलब क्या होता है, कंडक्शन व्हेन द टेम्परेचर एट पॉइंट वेरीज विथ टाइम। आपने लम्प पैरामीटर एनालिसिस पढ़ा होगा, वहां पे दो केस का एग्जांपल लेके बेसिकली हम डिस्कस करते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये दो केस हैं, एक की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, एक की थर्मल कंडक्टिविटी खराब है, ठीक है। पफ रख दिया और कोई मान लीजिए स्टील, आयरन, कॉपर किसी की बॉल रख दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो टेम्परेचर होगा विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसमें सेम नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे जो वेरिएशन है पोजीशन के साथ भी हो रहा है। लम्ब मतलब यहाँ पे ट्रांजिएंट मतलब ये होता है, ट्रांजिएंट मतलब टाइम से रिलेशन है। टाइम का मतलब ये होता है कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट, टाइम के हिसाब से वेरीज कर रहा है, तो उसे हम ट्रांजिएंट कहते हैं। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ट्रांजिएंट हीट एनालिसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो दो तरीके की हीट एनालिसिस हम पढ़ते हैं, एक तो हम करते हैं स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट मतलब टाइम के साथ वहां पे कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। जनरली जो हम फॉर्मूला लगाते हैं सब जगह स्टडी स्टेट एज्यूम करके लगाते हैं। जो आपका लम्प पैरामीटर है उसमें हम ट्रांजिएंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि टाइम के हिसाब से वेरिएशन को हम मानते हैं वहां पे। बाकी सब जगह भी आपने जो इक्वेशंस फाइंड आउट किए हैं वो किए होंगे, बट हम ये कह देते हैं टेम्परेचर T/T टाउ टेम्परेचर विथ टाइम इज इक्वल टू 0। इस टर्म को हम 0 कर देते हैं। फिर आपने देखे होंगे पॉइसन क्वाड्रिक के लिए आपने उस तरीके से फाइंड किए होंगे, डिफरेंट लैप्लास इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन, ये सारे फाइंड आउट करते हैं, बट वो सब अपने को बात करना नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन हो गया आपका डी, आप समझ रहे होगे। सारा डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, पेकलेट नंबर इज डिफाइंड। अब इसमें आपको कंफ्यूजन क्यों हुआ होगा, मे बी यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे दो पेकलेट नंबर होते हैं, इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। एक तो होता है हीट ट्रांसफर के लिए, दूसरा होता है मास ट्रांसफर के लिए। हीट ट्रांसफर के लिए जो होता है रेशियो, दैट इज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द मोशन ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय द हीट ट्रांसफर थर्मल कंडक्शन, तो ये होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो इन्होंने दिया है ना, वो हीट ट्रांसफर के हिसाब से दिया है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं UL बाई ये होती है आपकी थर्मल डिफ्यूजिविटी, U होती है वेलोसिटी, ये होती है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। यही फॉर्मूला आपका मास ट्रांसफर में ही होता है, बट यहाँ पे जो ये टो है इसको हम कहते हैं मास डिफ्यूजिविटी, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस होता है। तो मे भी आप नेट पे सर्च कर रहे होगे तो आपको ये वाला मास डिफ्यूजिविटी वाला दिख रहा होगा, इसलिए आपको कंफ्यूजन आया होगा। बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन तो नहीं किया है। आप क्लेम करना चाहो तो आप कर सकते हो कि ये किसके लिए पूछा है, थर्मल के लिए, मास के लिए। बट जो भी ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी है, जो कि इन्होंने प्रोविजनल आंसर की में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्क डन बाय द कंप्रेशन इज मैक्सिमम इफ प्रोसेस। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लेना है आपको। तो ये आपका पीवी डायग्राम है, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ।
ठीक है, ये आपका पीवी डायग्राम होगा। यहाँ से कंप्रेशन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो हम ये ड्रॉ कर लेते हैं 2 लाइन। ये कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है, ये V है, ये P है। ये क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है, मतलब यहाँ पे V = C है, गामा = इन्फाइनाइट। गामा नहीं लेते हैं, N ले लेते हैं, नहीं तो पोलिट्रोपिक जो इंडेक्स है उसको N ले लेते हैं। यहाँ पे आपका P कांस्टेंट है और N जो है 0 है। गामा लेने की आदत पड़ गई है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये कंप्रेशन हुआ, मतलब इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम सेम हुआ, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ऐसे कंप्रेशन कर देते हैं। कर दो भैया कंप्रेशन। मतलब जो देखो इंडेक्स की वैल्यू है इधर ज़्यादा होगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, इस तरीके से इनफाइनाइट से चालू होकर 0 तक जाएगी। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आप देख लो कि इंडेक्स की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा इंडेक्स की वैल्यू, या फिर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो ये डायग्राम क्या है, ये वाला डायग्राम मान लेते हैं, सबसे ज़्यादा वाला इधर है, ठीक है। इससे जस्ट नीचे एडियाबैटिक होगा, हम 1.4 लेके चलते हैं एयर के केस में, ठीक है। तो ये जो एरिया इनक्लोज हो रही है यही वर्क सप्लाई है, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? इसमें होगा, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एयर कंप्रेसर कंप्रेस एयर फ्रॉम 0.98 बार टू 4 बार, और यहाँ पे आपको दिया गया है इट हैज द 4% ऑफ स्टोक क्लियरेंस वॉल्यूम। इफ पॉलीट्रोपिक इंडेक्स इज गिवन टू यू द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, आपसे पूछा गया है बताओ भैया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का? अब फॉर्मूला कैसे आया ये सब तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, आप सभी को पता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है। 1 + K - K, ये होता है P2/P1 होल के पावर 1/गामा, सॉरी 1/N, मतलब गामा कहने की आदत है, आप समझ जाना। यहाँ पे जो आपको K दिख रहा है ना, ये है क्लियरेंस रेशियो क्लियरेंस रेशियो है ये। तो ये वैल्यू जनरली वेरी करती रहती है, 4 to 10% के बीच में होती है। यहाँ पे 4% दिया गया है, उससे हमको कुछ लेना देना है नहीं, आप बस इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पे? ये 1 + 0.04 - 0.04, ये कितना दिया गया है 4 बार, ये दिया गया है 0.9, ये दिया गया है कितना दिया गया है 1.25। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ 91.7% के आसपास आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आएगी। तो यही आपकी हो गई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। सिंपल फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करना था आप लोगों को। और चूंकि जो ऑप्शन दिया गया है ना, ये ऐसा, अगर कभी भी आपने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फाइंड आउट किया है इस आसपास के परसेंटेज पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में वेरिएशन काफ़ी दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, थोड़ा सा आपको देख लेना होता है कि ऑन एन एवरेज कौन सा आ रहा है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो सॉल्व भी करते रह जाओगे, ठीक है। और ये जो क्लियरेंस रेशियो होता है ना, ये क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं होता, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्लियरेंस रेशियो होता है, मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाई स्टोक वॉल्यूम का रेशियो होता है, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, पेल्टन व्हील टरबाइन इज यूज। जो पेल्टन व्हील टरबाइन होती है वो किसके लिए हम यूज करते हैं? तो हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने गलत ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए आपका डी, व्हेन हेड ऑफ द वाटर इज हाई एंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज लो, ठीक है। तो हाई हेड होना चाहिए, डिस्चार्ज कम रहेगा तो चलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन होगा डी। तो इस क्वेश्चन को आप क्लेम कर सकते हैं। सिंपल सा था, क्यों गलती हुई है, मे बी लिखने में गलती हो गई होगी, वट एवर दैट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिकॉर्डेड बाय द थर्मोमीटर व्हेन इट नॉट इफेक्ट बाय द मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? कुछ लोगों ने इसको भेजा था, आपको कंफ्यूजन किससे हो रहा होगा? वेट बल्ब से हो रहा होगा और ड्राई बल्ब से हो रहा होगा। तो समझ लीजिए ये ड्राई बल्ब होता है। अगर वहां पे जो मॉइस्चर प्रेजेंट हैं अगर वो इफेक्ट करेंगे तो वो वेट बल्ब टेम्परेचर हो जाएगा ना, एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर। मान लीजिए हम अपने जो भी थर्मोमीटर है उस पर कपड़ा लपेट के, मतलब गीला कपड़ा लपेट के क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो जो वाटर होता है वो इवापोरेट हो जाता है और एयर को कूल कर देता है, नहीं तो वो जो टेम्परेचर मेजर होता है उसे हम कहते हैं वेट टेम्परेचर, मतलब सैचुरेशन लेवल का टेम्परेचर। इवेपोरेटिंग कूलिंग से उससे ज़्यादा, उससे कम टेम्परेचर नहीं जा सकता है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर की जो वहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है वो इसको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब वो हो गया आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग द सेंसिबल हीटिंग। अब इसका उन्होंने क्यों क्वेश्चन आंसर क्यों गलत दिया है, इसको आप क्लेम करना बिल्कुल ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। देख लो आप, ये चार्ट है, बेसिकली सेंसिबल हीटिंग की बात कर रहे हैं। ये सेंसिबल हीटिंग हमने ये कर दिया, ये सेंसिबल हीटिंग हो रही है इस टाइप से।
और ये आपकी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन होती है, ये यहाँ से 100% से चालू होकर इधर मूव करती रहती है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, हम इधर जा रहे हैं, मतलब इधर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ऑप्शन ये होगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का आप सभी को फॉर्मूला भी पता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई 100। थोड़ा सा समझ लो, पार्शियल प्रेशर मतलब जो वाटर है वहां पे उसका प्रेशर, उसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और वेपर प्रेशर तो क्या होगा, टेम्परेचर के साथ चेंज होगा। अगर आप हीटिंग कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना भाई, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। पार्शियल प्रेशर तो वही रहने वाला है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो तो चेंज हो नहीं रहा है, वो तो वही है, ठीक है। तो ये बढ़ जाएगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और सेम फंडामेंटल आप अपने एसी में भी लगाते हो। किस तरीके से लगाते हो, गर्मियों के टाइम में आपको बताना है कि हम डीह्यूमिडिफायर गर्मियों के टाइम में चलाते हैं या फिर ठंडियों के टाइम में चलाते हैं, और क्यों चलाते हैं, इसी फंडामेंटल का वहाँ पे एप्लीकेशन है, अप्लाई करके बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। द कोफिशिएंट ऑफ द रिस्टिट्यूशन फॉर इन इलास्टिक बॉडी, इन इलास्टिक बॉडी और कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी कुछ रहेगी क्या, इन इलास्टिक है भैया, दोनों आपस में मिल गए हैं, दोनों का मिलन हो गया, एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे हैं, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी हो गई उनकी जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी जब जीरो हो गई तो ये क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। वेरी सिंपल। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, क्यों भेजा आप लोगों ने मुझे पता नहीं भैया, अगर आपने भेजा है तो बता देता हूं मैं। क्या दिया गया है आपको, दिया गया है बेस 12, हाइट दिया गया है 14, ठीक है। पूछा गया है बेस के अगेंस्ट, तो बेस के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, BH3/12, वेरी सिंपल। तो 12 14 क्यूब डिवाइडेड बाई 12, बहुत ही सिंपल। अगर नहीं याद रहता है कैसे हो रहा है भाई, मोमेंट ही तो फाइंड आउट करना है यार, मोमेंट फाइंड आउट करने तो आना चाहिए, नहीं याद रहता है तो बस ये याद रखना, बेस का पूछा है तो बेस के जो परपेंडिकुलर होगा ना उसका हम क्यूब करेंगे, ठीक है। अगर हाइट का पूछा है तो हाइट के परपेंडिकुलर होता है बेस, तो बेस का क्यूब करेंगे। ये तरीका याद करने का बता रहा हूं, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये भाई साहब इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऑप्शन आ जाएगा ये। अब ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा है इसमें इन्होंने यूनिट गलत किया हुआ है, ये जो इनका आंसर है ये आंसर आएगा, बट इसकी यूनिट ये नहीं आएगी, क्या आएगी वो आप देख लीजिए। आप सभी को पता होगा कि 4.18 जूल, ये वाला कन्वर्जन तो आप सभी को पता होगा, वो होता है 1 किलो कैलोरी के, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ पे वॉट लाना है और यहाँ पे देखते रहना है अपने मर्जी से कि क्या आ रहा है, क्योंकि किलो वाट को हमको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं भैया, सेकंड का डिवाइड कर देते हैं, इधर भी सेकंड का डिवाइड इधर भी करेंगे, कोई चेंजेज आएगा नहीं आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.18 वाट दैट इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी, नीचे आ गया सेकेंड अपने आप। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे यूनिट में आना चाहिए आवर, तब जाके ये वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे कन्वर्ट करना है हमको, यहाँ पे आप 1 किलो वाट लाना है तो 1 वाट पहले ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1000 लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, 1000 डिवाइडेड बाई 4.18 कैलोरी पर सेकेंड। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ आपका आएगा 239.23 समथिंग के आसपास आएगा कैलोरी पर सेकेंड। कितने के बराबर होता है, 1 वाट के बराबर ये होता है। अब 1 किलो वाट 1000 का इधर मल्टीप्लाई करना है, 1000 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 1 किलो वाट। इधर 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, और 1000 का मल्टीप्लाई करके, चूंकि ये आप इतना लिखे हुए हैं तो आवर में चेंज कर लेना, ठीक है, किलो कैलोरी पर आवर। तो आप नीचे सेकेंड को जब आवर में चेंज करोगे तो आपको 13600 का डिवाइड करना पड़ेगा, ये जाके ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिलेगा 861 किलो कैलोरी पर आवर, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है ना, ये किलो कैलोरी पर आवर के हिसाब से होना चाहिए, नियरेस्ट ऑप्शन है, बट यहाँ पे आवर नीचे डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंटरेस्ट इट वाज फाउंड, ये आपको फॉर्मूला दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि भैया इसका कुछ कंक्लूजन बताओ। तो आप सभी को पता है ना कि ये m दिया है ना, तो आप को ये फॉर्मूला पता होगा कि m इक्वल टू 2j-3। अगर ऐसा है तो इसे हम फ्रेम कहते हैं, और जो भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम है सारे यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम ये कह दें कि जो m है वो लेस देन 2j-3 है, तो ये डेफिशिएंट फ्रेम हो गया। अगर हम ये कह देते हैं, ये सारे कंडीशंस आप लोगों ने पढ़े होंगे कि 2j-3 है, तो ये हो गया रिडंडेंट फ्रेम। या फिर
इसमें जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो अप्लाई करके वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो जाता है, जिसे हम रिडंडेंट फ्रेम कहते हैं। तो ये हो जाएगा m ग्रेटर देन 2j-3, तो ये वाला इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 2j-3 ग्रेटर देन m। तो ठीक है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल हैज लिस्ट एफिनिटी टू द मॉइस्चर। इसमें कुछ लोगों को डाउट था कि आपके ऑनलाइन के दुनिया में कहीं कहीं पे ये दिया गया है और ये दिया गया है कि नहीं दिया गया है ये नहीं पता, बट जब आप इन दोनों सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पढ़ोगे, हालांकि दोनों की एफिनिटी कम होती है, ये काफ़ी स्टेबल होता है आपका। ये पेपर को तो आप जान रहे हो एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, कॉटन की बहुत ज़्यादा होती है, पानी में डाल दोगे तो ये पानी के साथ घुल मिल जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है लिस्ट एफिनिटी, मतलब जिसका पानी से हो दुश्मनी, मतलब जो पानी से बिल्कुल मिलना नहीं चाहता हो उसे हम कहते हैं लिस्ट एफिनिटी। तो बिल्कुल ये वाला भी पानी से कम मिलना चाहता, बट इन दोनों के ऑप्शन में जो एस्बेस्टॉस है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। एस्बेस्टॉस को तो कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से डरता हो, मतलब पानी से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई दोस्ती यारी नहीं है पानी से। तो इसीलिए जो ये होता है ना, इसका हम फिल्टर, हीट एक्सचेंजर, वाटर कूलर इन सब जगह पे यूज करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कास्ट आयरन कंसिस्ट द कार्बन इन रोसेट फॉर्म। रोसेट फॉर्म मतलब वो जो थोड़ा सा प्लेट्स की तरह दिखते हो ना, तो ये किस में होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत किया हुआ है इन्होंने, ऑप्शन होगा आपका सी, ये वाला नहीं है। न्यूडलर कास्ट आयरन मतलब यहाँ पे स्फेरिकल फॉर्म में होता है। न्यूडलर कास्ट आयरन मतलब यहाँ पे जो ग्रेफाइट होता है स्फेरिकल फॉर्म में होता है। जो मेलेबल कास्ट आयरन होता है कुछ इस तरीके का डायग्राम है, आप देख पाओगे, ये है आपका मेलेबल कास्ट आयरन कुछ इस तरीके का, ये नोडुलर है। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे है सी, ना मेलेबल कास्ट आयरन। अब आपको होगा कि जो नोडुलर कास्ट आयरन वाला होता है ये भी तो मेलेबल होता है, बिल्कुल मेलेबल होता है, बट यहाँ पे जो रोसेट फॉर्म है मतलब थाली की तरह दिखता हो वहाँ पे, तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके का दिखता है ये, तो ये होता है ऑप्शन। बहुत सारे चीज़ इसके बनाए जाते हैं, जैसे रेल रोड बनाया जाता है, पाइप, फ्लेंच बनाए जाते हैं। जो मॉडुलर होता है इसके भी गियर वोर बनाए जाते हैं, क्रैंक शाफ्ट जो पंप की बॉडी होती है नॉडुलर का वो बनाया जाता है, कभी कभी उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। खैर यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका सी है, तो ये ऑप्शन गलत दिया गया है, इसको आप क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, परलाइट कंसिस्ट। अब ये परलाइट कंसिस्ट वाला जो ऑप्शन है ये है ही नहीं, तो इसको बिल्कुल आप क्लेम कर सकते हो। इसमें फेराइट होता है 87%, बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं, बट इसके बाद 13% या 12.5% या 12.3% सीमेंटाइट होता है, ठीक है, अगर हम एकदम एग्जैक्ट नहीं मानते हैं तो यहाँ पे सीमेंटाइट का परसेंटेज देख लो, ये भाई साहब कुछ अलग ही दुनिया में थे, कुछ भी लिख दिए हैं। तो ये क्वेश्चन तो हो जाएगा आपका कैंसिल, क्योंकि ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने प्रॉपरली इसमें मेंशन नहीं किया है कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। आपको दो नॉर्मल स्ट्रेसेस दिया गया है, एक कंप्रेसिव नेचर की है, एक टेंसाइल नेचर की है, और आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम स्ट्रेस। और मैक्सिमम स्ट्रेस में प्रॉब्लम ये है कि आप शेयर फाइंड आउट करोगे तो भी यहाँ पे मैच हो जाएगा ऑप्शन, और आप नॉर्मल मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड आउट करोगे तो भी ऑप्शन मैच हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल फाइंड आउट करना है तो नॉर्मल का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, नॉर्मल का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई 2, सबको पता है, प्लस माइनस, प्लस करेंगे तो मैक्सिमम आएगा, माइनस करेंगे तो मिनिमम आएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये भाई साहब शेयर है नहीं तो जीरो हो गया। बाकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये वैल्यू कितना दिया गया है 20, ये माइनस हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2, प्लस लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए बोला है। यहाँ पे आपको रखना है 20, यहाँ पे रखना है -10, प्लस हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, 15 स्क्वायर, 15 बाहर आ जाएगा 15, यहाँ पे क्या बचा आपका 5, तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आएगी आपकी वो 20 आएगी, तो उसके हिसाब से डी ऑप्शन सही है। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ये क्या होता है दैट इज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला, प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने बताया नहीं कि शेयर पूछे हैं आपसे कि नॉर्मल पूछे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी होना चाहिए कैंसल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रेजिलियंस इज द। रेजिलियंस क्या होता है भाई, मतलब जो इलास्टिक लिमिट होती है, विद इन इलास्टिक लिमिट जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है उसी को हम कहते हैं रेजिलियंस।
अगर वो मैक्सिमम हो जाए, मतलब अप टू इलास्टिक लिमिट जितना एब्जॉर्ब करती है, उसे हम कहते हैं प्रूफ रेजिलियंस। तो रेजिलियंस के लिए यहाँ पे ऑप्शन ये करेक्ट है, एनर्जी स्टोर इन द बॉडी व्हेन स्टेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर जितना भी करो आप उसको रेजिलियंस ही कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इनका जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत है, हालांकि जब आप क्लेम करोगे तो वो सही कर लेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है। इन साइक्लिक लोडिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज मोर सीरियस। देखो पहले अगर सिंपली हम बात करें, साइक्लिक लोडिंग ना भी हो तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो होता है वो ज्यादा सीरियस होता है आपके ब्रिटल मटेरियल के लिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा कम सीरियस क्यों होता है डक्टाइल मटेरियल के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोकल यील्डिंग होती है। अभी मैं टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस किया था, लोकल यील्डिंग हो जाती है तो वो जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है हमारा डक्टाइल मटेरियल। अब यहाँ पे साइक्लिक लोडिंग है, मान लीजिए स्टैटिक लोडिंग हो रही है। स्टैटिक लोडिंग में ये अपना लोकल एल्डिंग करके तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, मगर एक जगह से स्टैटिक लोडिंग है, ये बेचारा कम किया। साइक्लिक लोडिंग में क्या हुआ कि जैसे ये कम किया वैसे ही फोर्स का नेचर चेंज हो गया, या तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, मैग्नीट्यूड बढ़ा तो फिर भी ठीक है, चलो कुछ लोकलाइज्ड हो जाएगा हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन। बट अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो अगेन लोकल जो यील्डिंग है उसका पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, या ये डक्टाइल मटेरियल भी नहीं कर पाता है। तो हालांकि सीरियस तो ये डक्टाइल मटेरियल के लिए भी है, बट जो हम यहाँ पे कंपैरेटिव ऑप्शन देखेंगे वो ब्रिटल मटेरियल, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन 1 में ये क्या है कि स्टैटिक के लिए भी गए गुजरे हैं, मतलब इनमें तो स्टैटिक लोडिंग है, वहां पे भी इनमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन ये झेल नहीं पाएंगे। साइक्लिक में तो काहे का झेलेंगे, वाइब्रेशन होगा, ये बेचारे तुरंत क्रैक प्रोपगेशन होगा, फेल हो जाएंगे। तो ज्यादा एप्रोप्रिएट ऑप्शन है ए। अब क्यों उन्होंने डक्टाइल दिया है, उनके दिमाग में क्या चल रहा था आई डोंट नो। मे भी सोचा हो कि डक्टाइल मटेरियल स्टैटिक के केस में झेल जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ हम ज्यादा मानेंगे, और फिर साइक्लिक केस में नहीं झेल रहा है तो हम कह देते हैं कि ये ज्यादा सेंसिटिव है। दोनों सेंसिटिव हैं, बट यहां पे कंपैरिजन के हिसाब से देखेंगे तो ब्रिटल ज्यादा होगा, तो इसको भी आप क्लेम करना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द डिजाइन कैलकुलेशन फॉर द मटेरियल सब्जेक्टेड टू द फ्लक्चुएटिंग लोड विद द सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्डिंग बाय यूजिंग, किसके थ्रू किया जाता है। यहां पे भी आपको सी और बी में कंफ्यूजन है। जिन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा वो कह रहे थे कि मेडिजी वालों ने दिया है बी ऑप्शन और इन्होंने दिया है सी ऑप्शन, तो कौन सा सही है समझते हैं। ये डायग्राम है, सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपको गुडमैन लाइन दिख रही होगी, यहाँ पे सोडरबर्ग की दिख रही होगी। दोनों क्या है, इंक्लाइन लाइन, स्ट्रेट लाइन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब आप कहोगे ये वाली डिजाइन ज्यादा सेफ है, ये वाली डिजाइन ज्यादा सेफ है। हाँ बिल्कुल सेफ है, बस इस डिजाइन को हम थोड़ा कहते हैं कि ये ज्यादा कंजर्वेटिव है। ज्यादा कंजर्वेटिव मतलब कि जितना रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है फटीग का उससे कहीं ज्यादा हम स्ट्रेंथ उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कंजर्वेटिव। एक तरह से हम अपना इकोनॉमिकल लॉस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें तो गुडमैन को ज्यादा फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव नहीं है, ये ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम है। और ये दोनों लाइन बताती हैं कि जैसे जैसे आप मीन स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे आपकी जो यील्डिंग वैल्यू होगी, मतलब साइक्लिंग के थ्रू जो फेलियर होगा वो घटता जाएगा। बट नेवरदलेस हम कहें तो ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। सेफ ये ज़्यादा है, सेफ ये ज़्यादा है, बट एप्रोप्रिएट ये ज़्यादा है। तो अगर प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बात करें, मेरे ओपिनियन के हिसाब से भी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। मेडिजी वालों ने बी दिया हुआ है, अब उनके माइंड में कुछ होगा, बट जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें भी वो फेलियर नहीं होता, सेफ डिजाइन होती है ये भी, बट ये ऑप्टिमम होती है, ऑप्टिमम डिजाइन होती है, और ये ज्यादा कंजर्वेटिव डिजाइन होती है। जिसमें सपोज कर लीजिए आपने पहले डिजाइन किया कि हमको 10 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन करना है, बट हम क्या हो रहा है ये वाला फॉलो करेंगे तो ये 10 के जगह पे 20-30 के लिए डिजाइन करेंगे, मतलब बहुत एक्सेस लोड के लिए डिजाइन करेंगे, जिसकी वजह से मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी। तो एक कंजर्वेटिव डिजाइन हम कहते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए हम उसको ज्यादा एक्यूरेट नहीं मान रहे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल रिक्वायर द लार्जेस्ट साइज ऑफ राइजर। राइजर बड़ा किसमें चाहिए, जिसमें श्रिंकेज ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है। अब बस हमको सिंपल देखना है कि इनमें से कौन से मटेरियल में श्रिंकेज ज्यादा हो रहा है। एल्यूमिनियम की बात करें तो ऑन एन एवरेज 30 mm पर मीटर का श्रिंकेज होता है इसमें। कास्ट आयरन में बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, डिपेंड करता है किस कैटेगरी का कास्ट आयरन है। तो ऑन एवरेज हम इसको लेते हैं, इसको तो 4-5 से स्टार्ट हो जाता है, 23 तक चला जाता है, बट ऑन एन एवरेज 10 के आसपास इन जनरल अगर हम बात करें तो 10 mm के आसपास होता है। स्टील का बात करें तो हम 20-21 mm पर मीटर होता है।
कॉपर की बात करें तो 15-16 के आसपास होता है, तो यहां के हिसाब से ऑप्शन होगा आपका सी। तो ए वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये गलत है, तो इस क्वेश्चन को भी आप क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, इन मेटल सब्जेक्टेड टू द कोल्ड वर्किंग स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट इज ड्यू टू। इसमें कुछ लोग कह रहे थे कि इसका ऑप्शन आएगा सी, नहीं, इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। स्लिप मैकेनिज्म कहते हैं। देखिए क्या होता है, जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है ना, इसमें जो हमारा एटम्स होता है उसका डिसलोकेशन नहीं होता है। एटम क्या होता है, एक्सटेच हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके बड़ा कर देते हैं, तो डिसलोकेशन ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे जो स्ट्रेन हार्डनिंग होती है वो स्लिप के वजह से होती है। लेयर्स क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं, और जो मटेरियल होता है, मटेरियल इलोंगेट होता है, तो इसे हम स्लिप भी कहते हैं। TWINNING, मतलब इसको, इसका एक और नाम है ट्विंग कह देते हैं, इसको हम ट्विंग भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इंटॉलरेंस स्पेसिफिकेशन 25D6 द लेटर डी रिप्रेजेंट। लेटर डी, इसको भी आप क्लेम कर सकते हो, हालांकि ये क्वेश्चन में भी थोड़े से प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होता है, बेसिकली जो डी रिप्रेजेंट करता है ना, डेविएशन फॉर होल करता है, ठीक है, लोअर डेविएशन फॉर होल, ठीक है। क्योंकि डी जो होता है कैपिटल वर्ड वो हम होल के लिए करते हैं, स्मॉल वाला हम शाफ्ट के लिए करते हैं, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन सी है। बस इसी डेविएशन के बेसिस पे हम ये भी बताते हैं कि ये किस टाइप का फिट है, तो डी वाला भी कुछ लोग कहेंगे कि डी वाला भी करेक्ट है, बट एज पर माई ओपिनियन जो फर्स्ट वर्ड होगा करेक्ट वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, सी, लोअर डेविएशन फॉर होल। तो ये भी, इसको भी आप क्लेम कर सकते हो। लेट्स सी कि वो उसको कैंसिल करते हैं या फिर मार्क्स देते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन CNC फेड ड्राइव द स्टेप मोटर विथ स्टेप एंगल इज 1.8 डिग्री ड्राइव अ लीड स्क्रू। लीड स्क्रू ड्राइव करते हैं CNC मशीन पे, ठीक है, वो ड्राइव करते हैं। अब पूछा गया आपसे BLU बताओ भाई, कैसे फाइंड आउट करोगे, एक पल्स में ये कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करवाएंगे, ये आपसे फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहे हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, आपको तो पिच ही नहीं दिया गया है। पिच मतलब लीड स्क्रू का पिच दिया गया है, तो ये तो पता चलेगा कि एक रिवोल्यूशन में वो कितना आगे जाता है, वो दिया ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन अधूरा है। किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैं बता देता हूं आपको। आप सभी को पता है कि एक रिवोल्यूशन होगा तो 360 डिग्री टर्न होगा, ठीक है, सिंपल इज दैट। अब हमको पता है कि इसमें कितना है, हमारा जो स्टेपर मोटर का एंगल है 1.8, ठीक है। तो जो हमारा पल्सेस हैं, वन पल्स विल बी, वन पल्स मतलब कितने एंगल के बराबर हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 1.8, मतलब 200 पल्सेज मिल जाएंगे हमको। मतलब ये है कि 360 डिग्री टर्न करना है तो हमको 200 पल्सेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 200 में वो 360 डिग्री टर्न कर जाएगा। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि अगर 200 में 360 टर्न किया, एक रिवोल्यूशन हुआ हमारे लीड स्क्रू का, तो लीनियर डिस्टेंस लीड स्क्रू कितना ट्रेवल किया, जितना उसका पिच है, पिच को मान लेते हैं P, तो P इतना ट्रेवल किया। अब हमको फाइंड आउट करना है कि एक पल्स में वो कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एक पल्स में लीनियर डिस्टेंस, क्योंकि 200 में टर्न किया उसके पिच के बराबर, तो एक पल्स में टर्न करेगा P/200, ठीक है। अब P की वैल्यू दिया रहता तो अपना काम चल जाता, फाइंड आउट कर लेते कि एक पल्स में कितना आता है। P की वैल्यू दिया नहीं है, बट जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से P की वैल्यू आएगी 2 mm, ठीक है। 2 mm डिवाइडेड बाई 200 इजिली आप फाइंड आउट कर लोगे। ये भाई साहब ऊपर चले गए, ये हो गया 1 × 10⁻², ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, mm में रहेंगे तो इसको आप लिख सकते हो 10 × 10⁻³ mm, और इसको आपको मीटर में कर लेना है। तो मीटर में करोगे तो ये 10⁻³ एक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻6 मीटर, या फिर इसे 10 माइक्रोन आप कह सकते हो। बट ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप क्लेम कर दोगे तो इसको वो कर देंगे कैंसल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2 शाफ्ट विल हैव द इक्वल स्ट्रेंथ। अगर 2 शाफ्ट के पास इक्वल स्ट्रेंथ है, दैट्स मीन कि उनकी टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी क्या होगी, सेम होगी। टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी विल सेम, तो दैट्स मीन ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ बोथ द शाफ्ट इज सेम, तो सही है, ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट जो है आपका, द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट आर डिजाइन फॉर, किसके लिए होते हैं, टेंसाइल के लिए होते हैं। ये होते हैं आपके ट्रांसवर्स फिलेट ज्वाइंट, वेल्ड ज्वाइंट, ये किसके लिए होते हैं भाई, टेंसाइल के अगेंस्ट में देख रहे हो आप, सिंपल इज दैट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्वेसिस्टैटिक प्रोसेस। इस क्वेश्चन में भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए इन नॉन क्वेसिस्टैटिक बताना है आपको, तो एक तो ये है नॉन क्वेसिस्टैटिक, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये इनरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जो प्रेशर होता है लोकल प्रेशर वो वेरी करता रहता है क्योंकि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। बट ये जो भाई साहब हैं यहाँ पे भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है नहीं। क्वेसिस्टैटिक प्रोसेस का मतलब कि हर पॉइंट पे वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से जाता है। इस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये एडियाबैटिक है इसलिए आइसेंट्रोपिक है। भाई रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस इसको कहते हैं। किस लिए कहते हैं? क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाता है ये। बट अगेन वहां पे इनसाइड जो प्रेशर होता है आपके टायर के, वो प्रेशर तो ज्यादा होता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा होता है, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तो आता नहीं है, तो प्रोसेस ये आपका रिवर्सिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी मेरे हिसाब से नॉन क्वेसिस्टैटिक प्रोसेस है। बट आपको एक ऑप्शन चूज करना है। अब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो लेट्स सी कि आपका जो बेसिकली जीपीएससी वाले हैं वो क्या करते हैं। बट मैं कहूँगा कि इसको आप क्लेम कर दो, ये भी कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक सो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द सिंगल बे कार was with the Poisson arrival rate, the exponential service time has of the car arrival and the average of 10 minutes. What are the system utilization? अगेन सिस्टम यूटिलाइजेशन होता क्या भाई? सिस्टम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है अराइवल रेट, या फिर आप कह लो रेट ऑफ अराइवल डिवाइडेड बाय सर्विस रेट या फिर रेट ऑफ सर्विस। ठीक है, तो यहां पे आपको अराइवल रेट तो दिया है कि हर 10 मिनट में गाड़ी आ रही है, तो 1 घंटे में कितनी गाड़ी आएगी? 6 कार पर आवर। बट सर्विस रेट भाई साहब देना भूल गए हैं, माशाअल्लाह नशे में रहे होंगे, भूल गए। सर्विस रेट भी देना पड़ता है तभी फाइंड आउट होगा। तो अब सर्विस रेट दिया नहीं मतलब क्वेश्चन अधूरा है। दिया गया रहता तो सर्विस रेट तो फाइंड आउट कर पाते, तो ये भी क्वेश्चन आधा अधूरा है, मतलब इसको ये हो जाएंगे कैंसिल, आप इसको कर दो क्लेम। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया है जिसका मैं नहीं ले पाया हूं, तो अगर आपको आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं तो आप मुझे मैसेज करना, डेफिनेटली मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। मगर मुझे लग रहा है कि इससे अच्छा होता कि हम पूरा सोल्यूशन ही डिस्कस कर लेते, तो ये 1 by 1 करके डिस्कस नहीं करना पड़ता। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।